नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का समाधान बैच में। और मैं आप लोगों के लिए आज के जो है 4 क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूँ डे 6 पे। तो हम लोग जो है इस पर्टिकुलर सेशन में यूपीएससी मेंस और यूपीपीएससी मेंस ओरिएंटेड ये प्रोग्राम है पूरा। और इसको लेके हम लोग डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। डेली बेस्ड प्रोग्राम है, डेली 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 100 इस प्रोग्राम है हम लोग का ये समाधान कार्यक्रम। और यकीन मानिए, अगर आपने कहीं भी मेंस की तैयारी अगर की भी है तो भी बेझिझक आप इस कार्यक्रम से जुड़ें। उसके पीछे कारण क्या है कि मेंस की तैयारी करना और उसको प्रेजेंट करना एग्जाम में दोनों अलग अलग चीज होती है। तो हम यहाँ पे सिर्फ कंटेंट ही नहीं दे रहे हैं, हम आपको कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करना है एग्जामिनेशन हॉल में वो भी इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको दे रहे हैं। तो अभी 10 दिन की हम लोग की डेमो क्लासेस चल रही हैं, बाकायदा एडमिशन चल रहे हैं, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट में वीडियो के गिवन नंबर है, उन नंबर पर संपर्क करके आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से ले सकते हैं। कारण क्या कि इसके पीडीएफ भी ग्रुप में डाले जा रहे हैं। बिना पीडीएफ के ये प्रोग्राम आपके लिए बेकार है, क्योंकि पीडीएफ जब तक आपके पास नहीं होगा, आप उसको रिवाइज नहीं कर पाते 3-4 बार, तब तक आपके लिए ये प्रोग्राम उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो से देखने से मेंस तैयार नहीं होता। तो इसके लिए आपको पीडीएफ भी आपको चाहिए, तो इसको आप लोग लें बिना देरी के। चलिए शुरू करेंगे। आज हम लोग पेपर 3 पे डिस्कस करेंगे। सारे सवालों को हम लोग 200 शब्दों यानी कि 12 मार्क्स पैटर्न पर लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर आपने 12 मार्क्स पे तैयार कर लिया है तो अगर क्वेश्चन 8 नंबर में भी आता है तो आप लिखने पर क्या कहते हैं कि सहूलियत में रहेंगे। पेपर 3 का टॉपिक है आज के चारों सवाल के हम लोग के। तो पहला सवाल है हम लोग का राजकोषीय घाटे यानी कि फिजिकल डिफेक्ट पर, कि क्या समझते हैं इससे आप और इसे कम करने के उपायों पर चर्चा करें। लगातार ये विषय जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहता है, खासतौर से भारत के संदर्भ में देखा जाए, क्योंकि भारत एक लंबे समय से राजकोषीय घाटे से जूझ रहा है और लगातार उपाय किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा और आरबीआई के द्वारा कि इसे कम किया जा सके। तो समझेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, यानी कि 6+6, यानी कि हाफ पार्ट में आपको बताना है क्या है और इसके हाफ पार्ट में आपको बताने से उपाय करने की चर्चा। इसको हम लोग 6+6 देख सकते हैं या 4+8 में भी देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये 4 नंबर और ये 8 नंबर को फोकस करता हुआ प्रतीत होता है। तो व्हाट इज मीन बाय फिजिकल डिफेक्ट, डिस्कस वे टू रिड्यूस इट। द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री अर्न्स रेवेन्यू through means like taxes as well as the government spends. When the total expenditure of the government exceeds the total revenue, the government borrow additional money from the market. This is equivalent to the additional physical defect. देखिए, किसी भी देश में सरकार कर जैसे माध्यमों से क्या करती है, राजस्व अर्जित करती है, साथ ही सरकार खर्च भी करती है। जब सरकार कुल राजस्व से अधिक हो जाता है, तब सरकार बाजार से अतिरिक्त राशि उधार लेती है। यही अतिरिक्त राशि जो होती है राजकोषीय घाटे के बराबर मानी जाती है। समझ गए आप? मतलब आपके पास जो आपका खर्चा है, आपका जो आप खर्च कर रहे हो, आपकी प्राप्ति से अधिक हो रही है और उसको बराबर करने के लिए आप अन्य स्रोतों से भी धन इकट्ठा कर रहे हो। तो यही चीज क्या है, अगर साधारण शब्दों में समझें तो राजकोषीय घाटे के रूप में परिलक्षित होता है। अब देखते हैं कम करने के उपाय। ठीक है, तो देखिए एफडी को यानी कि फिजिकल डिफेक्ट को कम करने के क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहले एफआरबीएम एक्ट 2003 है, जो उसको बहुत ही अच्छे और कायदे तरीके से हमें अनुपालन करना होगा। एक्ट तो बना दिया हमने, लेकिन उसका अनुपालन जो है उस रूप में नहीं किया जा रहा है जिस रूप में उसमें अनुशंसाएं की गई हैं। सरकारी बोनस में कटौती जरूरी है, भत्तों अन्य लाभों में हमें कमी करनी होगी। बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस पे खर्च होता है। सरकारी जो कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है या अन्य सरकारी मदों पर जो खर्चे होते हैं, चाहे मंत्री के संदर्भ में हो या कहीं पे भी, वहां पर बहुत ज्यादा पैसा जो है खर्च किया जाता है, जो आसानी से कम किया जा सकता है। ठीक, सार्वजनिक योजनाओं पर सीमित व्यय हमें करना होगा। हम लोग देखते हैं चुनाव के समय जो है बहुत सारी योजनाएं घोषित कर दी जाती हैं पार्टियों के द्वारा और सरकार बनने पर उसे इंप्लीमेंट किया जाता है, जबकि ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। हमें लोगों को सक्षम बनाना चाहिए, जिसपे आजकल लगातार आप मुफ्त की रेवड़ियां शब्द सुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और अन्य के माध्यम से। तो यही है कि इससे क्या होता है, घोषणा को इंप्लीमेंट करने के लिए जब सरकार में आ जाती है वो पार्टी, तो क्या करती है, उसके लिए बेतहासा पैसा खर्च करती है और ये खर्च जो है कहीं ना कहीं राजकोषीय घाटे को बढ़ाने में सहायक होता है। उन्हीं योजनाओं पर व्यय किया जाना चाहिए जो वास्तव में लाभप्रद है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमें फूड सिक्योरिटी की जरूरत है, हमें फूड सिक्योरिटी से संबंधित योजनाओं पर जरूर पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन हम मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त साड़ी या मुफ्त क्या कहते हैं कि साइकिल या ये सब जो चीज़ें चलती हैं ना, इस पर प्रतिबंधित लगाना चाहिए। क्योंकि जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन,
ये ऐसी आवश्यक योजनाएं हैं जिस पर आपको पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन अनावश्यक जैसे कि आप ऋण क्या कहते हैं कि माफ़ कर दे रहे हो किसानों के, ठीक है, आप जो है बिजली पे सब्सिडी दे रहे हो, मुफ्त बिजली, तो इससे क्या होता है, दोहरा नुकसान होता है। एक तो उन किसानों को उस चीज़ की आदत पड़ जाती है और बेसिकली इसका लाभ जो है बड़े किसान ले जाते हैं जिनके लिए इस योजना कोई महत्व नहीं होता है, और साथ साथ में पर्यावरण के लिए भी हितकारी नहीं होता है। ठीक, लोक लुभावन वादों में कमी, जैसा मैंने बताया कि चुनाव के दौरान हमें इस तरीके के वादे नहीं करने चाहिए, क्योंकि उस वादों का जो है इम्पैक्ट आता है जब अगर वो पार्टी सरकार में आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर हमने इस योजना को नहीं मतलब इम्प्लीमेंट किया तो क्या होगा, आने वाले समय में हमारी सरकार भी जाएगी तो हमें अगली बार वोट नहीं मिलेगा। बाजार से हमें कम से कम उधारी लेनी होनी चाहिए, मतलब सरकार को अपने पास जो टैक्स या अन्य माध्यमों से जो पैसा आया है उसी से पूरा सिस्टम को चलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सरकारें क्या करती हैं, आरबीआई से या अन्य जगहों से क्या करती हैं, पैसे को उधार ले लेती हैं, और इससे क्या होता है, अनावश्यक रूप से आपका राजकोषीय घाटा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आवश्यक सरकारी खर्चों पर रोक, अनावश्यक सरकारी खर्चों पर रोक, जैसे इससे बड़े बड़े होटलों में मीटिंग होती है, जैसे आप लोग देखते हो कि कोई भी आयोजन गवर्नमेंट का हो रहा है तो बहुत बड़े स्तर पर होता है, उसका बहुत बड़ा प्रचार प्रसार होता है और उसके लिए दुनिया भर का खर्चा होता है, जो कि बहुत ही साधारण रूप में किया जा सकता है। कोई सरकारी कर्मचारी किसी दूसरे स्टेट में जा रहा है या कहीं पे भी जा रहा है तो बहुत महंगे महंगे होटल्स में रुकना है, एरोप्लेन से आना जाना है, बिजनेस क्लास से, ये सब अगर नियंत्रित कर लिया जाए तो बहुत सारा सरकारी खर्च जो है बच जाए, क्योंकि अंत में ये कहीं ना कहीं चीजें जो है सरकार के ही ऊपर बोझ के रूप में हमें दिखाई देती हैं। कम ब्याज भुगतान, भारत में राजस्व का 40% ब्याज भुगतान में, देखा ध्यान रखिएगा, हमारा जो राजस्व है हम उसको सिर्फ जो हमने कर्जा ले रखा है ना उस पर हम खर्च कर दे रहे हैं 40%, जितना भी हम कमा रहे हैं 40% सिर्फ वो खर्च कहाँ हो जा रहा है, ब्याज देने में। यानी कि हमारा कर्ज नहीं कम हो रहा, हम सिर्फ ब्याज देने में ही अपना राजस्व का 40% खत्म कर दे रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने ब्याज भुगतान को कम करना चाहिए, हमें अपना मूल कर्ज खत्म करने की आवश्यकता है, चाहे हमने आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक जहां से भी लिया हुआ है उसे कम करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें कुछ न कुछ ऐसा कदम जरूर उठाना चाहिए एज अ कंट्री के रूप में जो ये आसानी से हो सके, क्योंकि बहुत बड़ा मद हमारा जो है ब्याज भुगतान में चला जाता है। विभिन्न प्रकार की दी गई छूटों की समीक्षा होनी चाहिए, जैसे सब्सिडियां हैं, जो कृषि सब्सिडीज हैं या बिजली सब्सिडीज हैं या पानी की सब्सिडीज हैं सिंचाई वाले, तो इस प्रकार की जो सब्सिडीज हैं उस पर एक बार दोबारा से सोचने की आवश्यकता है, क्या वाकई में ये आवश्यकता, जैसे कि सरकार ने क्या किया, एलपीजी वाली छूट को धीरे धीरे करके क्या कर दिया, उसे खत्म कर दिया, क्योंकि वो इतनी ज्यादा आवश्यक नहीं प्रतीत हुई और लोग इतने सक्षम थे कि अपने लिए सिलेंडर का इंतजाम कर सकते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, पहले उसे स्वैच्छिक बनाया गया, धीरे धीरे उसको अनिवार्य के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्वयं के लाभ हेतु प्रोत्साहन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो होते हैं पीएसयू जो है उनको इतना पोटेंशियल उनके अंदर लाया जाए या उनके जो संचालन उनको बेहतर बनाया जाए ताकि वो लाभ में रहे। अधिकतर भारत के जो पीएसयूज हैं क्या हैं, घाटे में चल रहे हैं, उसी कारण से क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उनको बंद किया जा रहा है या उनकी हिस्सेदारी बेची जा रही है। अगर हमारे पीएसयूज क्या कहते हैं बेनिफिट में चलेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं राजकोषीय घाटे को कम करने में सहायक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हैं कि हम जिससे फिजिकल डिफेक्ट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे हाल में क्या प्रयास हुए, वर्तमान में हाल में सरकार द्वारा कैसे कैसे इसको कम करने का प्रयास किया गया, इसको भी आप कहीं ना कहीं मेंशन करेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025-26 तक फिजिकल डिफेक्ट को 4.5% तक लाना है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको जरूर मेंशन करना है, क्योंकि बिना डाटा के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते। निवेश आकर्षक हेतु विभिन्न पहले, जैसे गति शक्ति योजना, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हमने लगाया ताकि हमारे यहाँ पर क्या हो, जो एफडीआई है वो बढ़े, और इससे क्या हो, भारत में अगर विदेशी निवेश बढ़ेगा तो हमारे पास पैसा आएगा, और पैसा अगर हमारे पास आता है निवेश के रूप में, उधार के रूप में नहीं, निवेश के रूप में, तो हमारे पास जब विदेशी मुद्रा आएगी तो हम क्या करेंगे, जो हमने कर्ज ले रखा है जिसपे हम 40% ब्याज दे रहे हैं अपने राजस्व का, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार पर रोक हेतु विभिन्न नियम, ठीक है, खर्च की कमी, जैसे कि इसमें बात की गई, जैसे इसमें जो भ्रष्टाचार पे अगर रोक लगाएंगे तो खर्च में क्या कहते हैं कि कमी करके, और जैसे कि जो सरकारी जो चुनाव होते हैं उसमें भी हमें नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। इसलिए चुनाव सुधार में भी हाल फिलहाल में ये बात सामने आ रही है कि जो पर कैंडिडेट खर्चा है उसे भी जो है नियंत्रित किया जाए। कहीं ना कहीं ये सब चीजें जब कम होंगी ना तो ऑटोमेटिकली जो एक अय्यासी वाली भावना है कर्मचारियों की, सरकारी या फिर राजनेताओं की, वो धीरे धीरे कम होगी और कहीं ना कहीं ये खर्च में कटौती को प्रेरित करेगी।
स्वरोजगार को हमें बढ़ावा देना होगा। स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, देश में अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, मतलब कि पूंजी का विकास होगा, लोगों के पास रोजगार आएगा, जो इस स्वरोजगार के साथ जुड़ेंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, या इस स्वरोजगार में और लोग जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके पास काम होगा, धीरे धीरे उनकी जो है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो पैसा मार्केट में आना शुरू होगा। जब पैसा मार्केट में आएगा तो कहीं ना कहीं सरकार की इनकम भी बढ़ेगी टैक्सेस के माध्यम से। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से विकास, जैसे कि वर्तमान में हम देख रहे हैं जितने भी हाईवेज या काम चल रहे हैं, चाहे रैपिड रेल हो चाहे दुनिया भर की, वो सब पीपीपी मॉडल पे चल रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो काम पहले सरकार के बोझ पे था पूरी तरीके से कि सरकार खुद करे, अब सरकार पीपीपी मॉडल पे जो है लेके आ रही है, जिसमें सरकार की न्यूनतम हस्तक्षेप और न्यूनतम भागीदारी है। अधिकतर काम जो है प्राइवेट कंपनियां कर रही है, बस सरकार एक नियंत्रक की भूमिका में है। इससे सरकार का जो पैसा है वो इन परियोजनाओं में नहीं लग रहा है, सरकार का पैसा विकासात्मक जो कार्यक्रम है या जो आप कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर है या शिक्षा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में लगा पा रही है। और इससे क्या हो रहा है, सरकार का बहुत बड़ा पैसा बच जा रहा है, जिससे राजकोषीय घाटा जो है कम हो रहा है। इन उपायों के द्वारा, हाल के प्रयासों के द्वारा सरकार का टारगेट है कि 2025-26 तक क्या करे, फिजिकल डिफेक्ट को 4.5% तक ला दे। ठीक है, निष्कर्षतः राजकोषीय घाटे को शून्य के कितने करीब रखा जाए उतना ही भारत के विकास के कार्यक्रमों के लिए बेहतर होगा। इसके लिए सबसे बड़ी पहल सार्वजनिक व्ययों में कमी से ही की जा सकती है। जो पब्लिक खर्चा है, रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के माध्यम से ही हम इसको खर्च कर सकते हैं, क्योंकि जितना किसी भी देश के लिए, खासतौर से भारत जैसे देश के लिए, राजकोषीय घाटा जीरो के जितना नजदीक होगा, भारत उतनी ही तेजी से विकसित होगा। और साथ में जो हमारा टारगेट है 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, वो हम इसको प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से निष्कर्ष में आपने अपने उत्तर को समाहित कर दिया। ठीक है, इतना बहुत है, समझिए। इससे ज्यादा लिखेंगे तो आपके बाहर के दूसरे क्वेश्चन छूटने लगेंगे। इतना ही लिखना है आपको एग्जाम में, और इसी पैटर्न पे लिखिए। आप जो पैटर्न हम आपको दे रहे हैं इस पैटर्न पे लिखिए, निश्चित रूप से आपको नंबर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, फ्लो चार्ट को अपना एक आप आदर्श मान लीजिए अपने उत्तर के लिए, क्योंकि बिना फ्लो चार्ट के आप पैराग्राफ में और इस तरीके से लिख के आ रहे हैं तो नंबर नहीं मिल रहे हैं आप। ठीक है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले और एग्जाम देने वाले दोनों में बड़ा बदलाव हो चुका है। जो अब वर्तमान में बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, वो सब जो है इन्हीं माध्यमों से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी अगर अभी तक आपने इनिशिएटिव नहीं लिया तो इसको जरूर करें। अगला क्वेश्चन हमारा है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां क्या होती हैं और बैंकों से ये किस प्रकार से अलग होती हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 200 शब्दों का है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। हमें पहले बताना है कि NBFC क्या होती है। ठीक है, चर्चा में है लगातार ये शब्द, और ये बैंकों से किस प्रकार से अंतर आपको उसमें देखने को मिलता है, क्या दोनों में अंतर होता है। तो कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत वे सभी कंपनियां जो पैसों के लेन देन का कार्य करती हैं बैंकों की तरह ही कार्य करती है, किंतु बैंक नहीं होती, उन्हें क्या कहा जाता है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। ठीक है, मतलब कि ये जो बैंकों के जैसा व्यवहार तो करती हैं, मतलब कि लेन देन यानी लोन दे रही हैं, पैसा आपको दे रही हैं, उगा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन एज अ बैंक के रूप में वो नहीं स्वीकार है। वो एक बैंक नॉन बैंकिंग कंपनी के रूप में जो है रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट 1956 के तहत, उनको कहा जाता है NBFCs। आइए अब समझते हैं NBFCs के बारे में। नियंत्रण व पर्यवेक्षण जो होता है इनके ऊपर RBI द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? RBI द्वारा किया जाता है। ठीक, बीमा क्षेत्र की NBFC का नियंत्रण IRDA द्वारा किया जाता है, यानी कि जो बीमा क्षेत्र की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनको IRDA यानी कि आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो करती है। और सामान्य जो क्या कहते हैं कि बैंकिंग नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं उन पर नियंत्रण कौन करती है? RBI करती है। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का रेगुलेशन नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा किया जाता है। जैसे कि जो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो क्या कर रही हैं, पैसे देती हैं, लोन देती हैं आपके घर बनाने के लिए, तो उन पे रेगुलेशन कौन करता है? नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, कोटक महिंद्रा, पेटीएम, भारतीय डाक भुगतान, ये सब क्या है? आपके उदाहरण है किसके? NBFCs के। ठीक है, तो आपने बता दिया कि भैया ये NBFC है, इसको कौन कौन रेगुलेट किस किस क्षेत्र में कर रहा है, और ये उसके उदाहरण है। आपको आपने एक इसमें ग्राफ के माध्यम से या फ्लोचार्ट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। अब इसमें आप लिखते पूरे पन्ने में भर भर के तो हो सकता है उतना साफ तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाता, आपने इसको मेंशन कर दिया। और भी आप कुछ चाहे इसमें अपना एड ऑन करके एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट देना है तो। अब हमें देखना है दोनों में अंतर। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या? NBFC और बैंक में अंतर क्या होता है। ठीक, जो NBFC होती है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत संचालित होती है। जो NBFC है किससे? कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इनका संचालन होता है।
बैंक अधिनियम के अंदर संचालित होते हैं आपके बैंक, इनका कंपनी के अधीन रजिस्टर्ड बैंक नहीं होते हैं, ये बैंक अधिनियम जो है हमारे उसके तहत संचालित होते हैं। भुगतान और निपटान सिस्टम में शामिल नहीं होते ये लोग। एनबीएफसी जो होते हैं क्लियरेंस सिस्टम में सम्मिलित नहीं होते हैं, जबकि क्लियरेंस सिस्टम बैंक का अभिन्न अंग होता है। इसको बाकायदा चेकिंग होती है, ऑडिट होती है, जबकि एनबीएफसी में इसका अभाव देखने को मिलता है। रिजर्व बैंक रिजर्व रेशियो जो होता है उनको बनाए रखना इनके लिए अनिवार्य नहीं होता। कैश रिजर्व रेशियो या आरआर जो होते हैं इनको बनाना की अनिवार्यता नहीं होती। वही बैंकों पर ये जो हमारा सीआरआर है इसको बनाए रखने की अनिवार्यता की गई है। ठीक, न तो क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं न ही ऋण दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जबकि बैंक जो है क्रेडिट कार्ड और ऋण देने के लिए अधिकृत होते हैं। ठीक, बैंकिंग के अलावा व्यवसाय भी करते हैं, जैसे कि अब कोई कंपनी है जैसे कि भारतीय डाक समझिए, तो ये डाक का मेन काम करते हैं, लेकिन अब वित्तीय कार्य में भी लगी हुई है। लेकिन जो बैंक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कार्य ही कर रहे होते हैं। ठीक, अब एयरटेल बैंक है, एयरटेल का क्या है, मोबाइल सिम बेचने वाली कंपनी है या नेटवर्क, ठीक है, लेकिन साथ में बैंकिंग काम भी करे। कोटक महिंद्रा क्या है, महिंद्रा गाड़ी बनाती है लेकिन साथ में बैंकिंग सिस्टम भी संभाल रही है। इनका नियंत्रण कई संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ठीक, इनका नियंत्रण कई संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जबकि बैंकों का नियंत्रण जो होता है सिर्फ और सिर्फ आरबीआई द्वारा होता है। अब जिस प्रकार का काम वो एनबीएफसी करेगी, जैसे कि हाउसिंग के लिए अलग इरडा, क्या कहते हैं, इंश्योरेंस के लिए इरडा है, वित्तीय कामों के लिए आपकी आरबीआई है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों में आपने अंतर देखने को स्पष्ट रूप से देख लिया। ठीक, निष्कर्षतः बैंक की संरचना और कार्य प्रणाली में पर्याप्त अंतर होता है, किंतु दोनों वित्तीय समावेशन हेतु अनिवार्य हैं। अब आपसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछे कि एनबीएफसी क्या खराब है, नहीं, वर्तमान में जितनी भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी है, जितनी बड़ी हमारी आबादी है, ऐसे में बैंकों के ऊपर ऑलरेडी ओवरलोड है। ठीक है, तो ऐसे में अगर ये एनबीएफसी जो है अगर काम कर रही हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, तो ये बेहतर है और हमें इनके रेगुलेशंस को बढ़ाने की आवश्यकता है कि ये लोगों के साथ धोखाधड़ी न कर पाए, लोगों का पैसा सुरक्षित रहे। इस रूप को इसको देखने की जरूरत है, न कि इन्हें समाप्त करने की। ठीक, अगर मान लीजिए अनिवार्यता पर सवाल पूछता तो आप अपने उत्तर को इस प्रकार से ही समावेशित करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा साइंस टेक्स्ट से है। ड्रोन तकनीकी क्या है, भारत इनका किन किन क्षेत्रों में उपयोग करके लाभ उठा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार चर्चा में है, कभी भी आपको देखने को मिलेगा। 200 शब्द में है, ये 12 मार्क्स का सवाल है। ठीक, ड्रोन तकनीकी से तात्पर्य मानव रहित विमानों का विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग से है। ठीक है, क्या है ड्रोन, जान ही रहे आप, ड्रोन प्रौद्योगिकी क्या है, मानव रहित विमान होते हैं जिनका विभिन्न क्षेत्रों में इनका अनुप्रयोग किया जाता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट इन वेरियस फील्ड, मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी अर्न इन द टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम एफर्ट। इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम न्यूनतम प्रयासों या न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ अर्जित कर सकते हैं। अब हम आगे बताएंगे क्या है ड्रोन तकनीकी है क्या। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट विथ मिनिमम लॉस, अनमैन्ड रिमोटली कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय सैटेलाइट्स। ठीक है, रिमोट के द्वारा संचालित होने वाला एक यंत्र है, कैसा, उड़ने वाला एयरक्राफ्ट। लेस चांसेस ऑफ ह्यूमन डैमेज एंड एरर, मतलब कि क्योंकि इसमें मनुष्य बैठे ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें मनुष्य की हानि या मानवीय क्षति और त्रुटि की संभावना न्यूनतम हो जाती है। हाई लेवल टेक्नोलॉजी से लैस होती है ये तकनीकी। ठीक है, तो आपने बता दिया ये क्या है भैया। अब इसका भारत में क्या क्या उपयोग हो रहा है, किन किन क्षेत्रों में, इसमें हम देखेंगे। निर्माण कार्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी में, जैसे कि बहुत बड़ा कोई निर्माण कार्य हो रहा है कहीं पर, जैसे जेवर एयरपोर्ट हो, ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र में बन रहा है, तो मानव को भेज के चेक कराना साइट पर बड़ा कठिन है, लेकिन एक जगह से बैठ के कई ड्रोन्स के माध्यम से हम पूरी साइट पर नजर रख सकते हैं। सामान, दवाइयों का दुर्गम इलाकों है डिलीवरी, जैसे अभी आपने देखा तेलंगाना में क्या हुआ था, कुछ दिन पहले करंट में न्यूज थी कि तेलंगाना सरकार ने क्या है, ड्रोन से दवाइयों की डिलीवरी करने वाला पहला राज्य बन गया था। ठीक है, तो जहां पर आदमी को तुरंत नहीं पहुंच सकता और इमरजेंसी में हमें कोई दवाई भेजनी है, ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों में जहां पर आसानी से मनुष्य नहीं पहुंच सकता, मानव जल्दी से नहीं पहुंच सकता, हम इसके माध्यम से दवाइयों को पहुंचा सकते हैं। सैन्य बलों द्वारा प्रयोग, जैसे रुस्तम, निशांत, रुस्तम 2, ये सब क्या है, ड्रोन्स हैं विकसित, जिसका प्रयोग सैन्य बल जो है निगरानी और अन्य कार्यों के लिए करते हैं। दुश्मन देश में घुसकर जानकारी इकट्ठा करने में बड़ा सहायक है ये। आपने हम अक्सर न्यूज़पेपर में देखा होगा कि भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन मार गिराए, ठीक है, तो क्या होता है, वो कोशिश यही करते हैं, ड्रोन के माध्यम से हमारी ये सीमा पर जो निगरानी कर रहे होते हैं जवानों की स्थिति देखने की कोशिश करते हैं, और अंदर आके और चीज़ों की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
पर्याप्त जानकारी के आधार पर सटीक हवाई हमला करने में सक्षम होती है, क्योंकि इस एग्जैक्टली लोकेशन को ये ट्रेस कर सकते हैं, उसके ऊपर जाके एग्जैक्ट पोजीशन पर कहाँ पर कौन सी वस्तु है, तो इसके लिए सक्षम होते हैं। भाड़ भूकंप चेतावनी जारी करने में सक्षम है, क्योंकि बहुत सारे ड्रोन्स ऐसे क्षेत्रों पर लगाए गए हैं जहाँ पर भूस्खलन की समस्या हो सकती है। तो भूस्खलन जब बड़े पैमाने पर होता है तो भूकंप आने की संभावना रहती है, और जहाँ बांध है उसके ऊपर ड्रोन सेट किए जाते हैं या भेजे जाते हैं कि जल स्तर कितना है, तो ऐसे में इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बचाव कार्यों की निगरानी और समीक्षा करने के लिए, जैसे कहीं पर भूकंप या किसी वजह से कोई डिजास्टर हो गया है, तो वहाँ के हम सटीक क्या कहते हैं कि किसी बिल्डिंग के अंदर ड्रोन को भेज के, माइक्रो ड्रोन्स को भेज के जब हम एग्जैक्ट जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ कोई मानव दबा है, नहीं दबा है, या कुछ भी इस तरह की घटना है, तो ड्रोन के माध्यम से की जा सकती है। त्वरित निर्णय लेने में सहायक होते हैं, क्योंकि हम सब कुछ विजुअल्स अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, हमारे सामने एग्जैक्ट पोजीशन होती है, तो हम तुरंत डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। जमीन के विवादों कम करने में सहायक है। ड्रोन के माध्यम से हम जो है पूरी क्या कहते हैं पैमाइश कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। कृषि उत्पादों की जानकारी हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कृषि कार्यों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जोतों के आकार की जानकारी हेतु पूरा सर्वेक्षण किया जाता है इसके माध्यम से। कानून व्यवस्था बनाए रखने, कभी हाल में आपने देखा होगा कि जहाँ पर कोई यूपी में ही किसी जगह के जिले का भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वहाँ पर जो है कुछ मामला गड़बड़ हो गया था। हाँ, अभी जो बनारस में ज्ञान व्यापी सुनवाई होने वाली थी, उस दौरान की बात है। पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी, और भी कई जगहों पर जो है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए और उपद्रवियों को रोकने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली में भी किया गया था। ठीक है। भारत में बृहद समुद्री और स्थलीय सीमा की निगरानी के लिए, भारत का जो समुद्र स्थल है, सीमा है, बहुत लंबी चौड़ी है, और इतने बड़े फोर्स के साथ उसको निगरानी करना बहुत ही एक तो महंगा है, प्लस क्या कहते हैं कि दुष्कर है। तो ड्रोन्स के माध्यम से इसमें आसानी से किया जा सकता है। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। इसके माध्यम से ई चालान काटे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है करी जा रही होती है। इतने सारे काम देखिए, इतने सारे पॉइंट आपने बता दिए कि क्या क्या इनके अनुप्रयोग हैं भारत में जो किए जा सकते हैं। निष्कर्षतः भारत को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने और औद्योगिक क्रांति का लाभ हेतु ड्रोन एक अपरिहार्य उपाय है। इसी की वजह से क्या किया गया है, हाल में ही ड्रोन नीति लाई गई है नई, जिसमें नए नए नियम बनाए गए हैं ड्रोन के संदर्भ में, और बहुत हल्के नियम कर दिए गए हैं नई ड्रोन नीति के तहत, कि ड्रोन संचालन नीति, जिसके तहत बहुत कम उस पर आपको लाइसेंस मिल रहा है, बहुत ही कम शुल्क पर जो है आपको प्रशिक्षण मिल रहा है, बहुत ही कम शुल्क पर आपको ड्रोन मिल रहे हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने नई ड्रोन नीति भी लागू की है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर में पहला ड्रोन ट्रेनिंग कॉलेज भी खोला जा रहा है। अगला सवाल हमारा इंटरनल सिक्योरिटी से, संगठित अपराध क्या होता है, यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार से खतरनाक है। ठीक, 200 शब्द और 12 मार्क्स। ठीक, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हमने पहले बताना संगठित अपराध क्या होता है और आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार से यह खतरनाक है भाई। तो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी लाभ हेतु 3 या इससे अधिक व्यक्तियों का संगठन जो गंभीर अपराधों के लिए एकत्र होता है, उसे क्या कहते हैं, संगठित अपराध कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन आपको दे दी। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार इसमें एक अपराध को शामिल किया जाता है जिसमें सजा की अवधि न्यूनतम 4 वर्ष होती है। देखिए, आप अगर किसी संस्था का उल्लेख कर रहे हैं तो आप अपने उत्तर को पुष्ट कर रहे हैं कि भैया एग्जैक्टली। अब आप लिखोगे सामान्य रूप से ड्रोन अपराध, संगठित अपराध वो अपराध होता है जिसमें कई लोग मिलकर कोई अपराध कर देते हैं तो संगठित, अरे तो फिर तो डकैती भी हो गई। वो नहीं, उसके कुछ नियम हैं जिसके वजह से उसको संगठित अपराध कहा जा रहा है कि 3 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी गंभीर अपराध के लिए एकत्र होकर उस अपराध को करते हैं, और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन कहता है कि न्यूनतम जिसमें 4 वर्ष की सजा हो, ऐसा कोई अपराध किया हो तो ऐसे अपराध को क्या कहा जाएगा, संगठित अपराध के रूप में जाना जाएगा। क्या क्या है संगठित अपराध? अवैध शराब, अपहरण, वसूली, ब्लैकमेलिंग, डकैती, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, साइबर अपराध, मानव तस्करी। ये कुछ क्या है, साइबर क्राइम्स, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, रॉबरी, रिकवरी, ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये कुछ उदाहरण हैं ट्रैफिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के। ठीक है, यानी संगठित अपराध के कुछ प्रकार हैं। ये आपने बता दिया कि ये प्रकार हैं। अब हमारा आता है कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे है। ये मेन क्वेश्चन का पार्ट यही समझिए। अगर 12 नंबर कुल क्वेश्चन तो 8 नंबर में यही पूछा जा रहा है आपसे। ठीक, अलगाववादी आंदोलनों को संगठित अपराधों से तालमेल। अलगाववादी आंदोलनों का संगठित अपराधों से तालमेल, जैसे क्या होता है, जो संगठित अपराधी होते हैं वो जो अलगाववादी आंदोलन चल रहे होते हैं उनको फंडिंग करने लगते हैं। ठीक है, उनको फंडिंग करके उनसे अपने हित में कुछ लाभ लेते हैं और उनको भी लाभान्वित करते हैं। इससे क्या होता है, भारत में अलगाववादी जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती हैं।
तो इसलिए ये भारत के लिए खतरा है। आतंकी संगठनों द्वारा संगठित अपराध का सहारा। अभी क्या देखने को मिल रहा है, जो संगठित अपराधी हैं और आतंकवादी हैं, इनमें गठजोड़ देखने को मिल रहा है। वो इनको पैसा दे रहे हैं, ये उनको क्या कहते हैं कि हथियार दे रहे हैं, पैसा और हथियार के जो है आपसी जो है लेन देन बढ़ता जा रहा है, और इससे क्या है, भारत में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने की संभावना बढ़ती जा रही है। जाली मुद्रा के प्रसार से भारत की आर्थिक स्थिति बिगाड़ने की कोशिश, इसकी वजह से क्या किया गया था, नोटबंदी की गई थी, क्योंकि कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर के माध्यम से आतंकवादियों तक जो है फंडिंग जा रही थी, या जाली मुद्रा की खेप जो है इनके माध्यम से भारत में खपाई जा रही थी। जाली मुद्रा से हथियार को खरीदा और भारत में एक आतंकी घटनाओं को अंजाम देना लगातार जारी है। इसी के इसको अगर हम संगठित अपराध करते हैं तो ये दोनों का आपस का जो गठजोड़ टूटेगा तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो आतंकवादियों को ही होगा। इसलिए सबसे जरूरी, और भारत सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है किसी चीज से तो आतंकवाद से है। ठीक, साइबर अपराध के माध्यम से मुद्रा का लेन देन, जिससे क्या होता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। जो यहाँ पे लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, इनके माध्यमों से उसको वैध करने की कोशिश जो है करते हैं। डार्क नेट द्वारा अवैध गतिविधियों का संचालन, ड्रग्स तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आदि जो है इसके माध्यम से डार्क नेट द्वारा संचालित की जाती है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भारत में पड़ोस में गोल्डन ट्रायंगल की मौजूदगी है। जो गोल्डन ट्रायंगल का अर्थ हो गया ऐसा समूह, ऐसा क्षेत्र जहां से अफीम या फिर जो नशाखोरी का जो पदार्थ है वो आता है, उस पूरे एरिया को ट्रायंगल के नाम से बोला गया, गोल्डन ट्रायंगल से। और भारत के नजदीक होने के नाते ये क्या है, कहीं ना कहीं जो है संगठित अपराध को बढ़ावा देता है, और संगठित अपराध भारत में फलता फूलता है। ये जो नशे का कारोबार है भारत में बढ़ता है। नक्सलवादी पूर्वोत्तर व मध्य भारत में अवैध कारोबार से हथियार खरीदार देश पर हमला। नक्सलवादी जो है पूर्वोत्तर में, और पूर्वोत्तर के जो उग्रवादी समूह हैं वो अवैध कारोबार के लिए जो है इनसे संपर्क में रहते हैं, और कहीं न कहीं नक्सलवादी प्रवृत्ति को पूर्वोत्तर क्षेत्र में, उग्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में कहीं न कहीं संगठित अपराध सहायक की भूमिका निभाते हैं। पूर्वोत्तर में नार्को आतंकवाद जैसे हेरोइन और मादक पदार्थों की समाज में व्यापक पहुंच इनके माध्यम से होती है, जिससे क्या है, हमारी युवा पीढ़ी जो है पूरी तरीके से क्या हो रही है, इनके जब्त में आ रही है, और धीरे धीरे जो है भारत का कह सकते हैं कि भारत की रीढ़ की हड्डी जो है कमजोर की जा रही है। सीमा पार अवैध तस्करी से आंतरिक सुरक्षा अत्यधिक प्रभावित है। अवैध तस्करी हो रही, इससे क्या हो रहा है कि एक तो प्रवासी जो नहीं आने चाहिए भारत में आ रहे हैं, ठीक है, उसके माध्यम से भारत की जनसंख्या को, भारत की इंटरनल सिक्योरिटीज को, साथ साथ भारतीय एकता और अखंडता को जो है खतरा है। संगठित अपराधों पर रोक हेतु आर्थिक और सैन्य पक्ष पर ज्यादा जोर आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से रोका जाता है। इसीलिए जो है जो अस्पा वगैरह कानून है वो लगाए जाते हैं ताकि इस पे नियंत्रण किया जा सके। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी कोका अधिनियम और भारत सरकार ने यूएपीए अधिनियम को मंजूरी दी है, जिससे संगठित अपराध को लगाम लगाने में हमें मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी कोका के माध्यम से जो है काफी पहल की कि जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो इंटरनल संगठित अपराध है, और आपने देखा कि जो नई सरकार है वो काफी संदर्भ में संगठित अपराधियों के लिए बहुत ही एक्टिवली कार्य करे कि वो इनका जो है उत्तर प्रदेश से सफाया किया जा सकता है। तो इसी तरीके से यूपीएपी एक्ट भी भारत सरकार ने अप्रूव किया है, जिसका जो मेन मकसद है संगठित अपराध को रोकना है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग डेली 4 क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप लोग ये दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लें, ताकि इसकी पीडीएफ और एक्स्ट्रा जो बेस मटेरियल हम लोगों ने दिया है, जो इस प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या दे रहे हैं, आपको पूरा बेस मटेरियल दे रहे हैं, चारों पेपरों का, मेंस का यानी कि जीएस का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये जो प्रोग्राम है इसमें हम आपको 500 क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, कंप्लीट सिलेबस जीएस के चारों पेपर का 1, 2, 3, 4 का उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में जिसमें 100 क्वेश्चन पर पेपर के होंगे, और 100 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, यूपी स्पेशल के होंगे। ये सब कुछ बात हो रही है जब पुराना पैटर्न आपका भी जो वर्तमान में है उस पर, अगर पैटर्न में चेंज होता है, कुछ एक्स्ट्रा जुड़ता है, तो हम यहाँ पे 700 प्लस क्वेश्चन आपको देंगे। ठीक है, 700 प्लस क्वेश्चन। चलिए, कोई डाउट हो इन नंबरों पर आप संपर्क करके बात कर सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।